बिस्मिल्लाह, तैयार हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप सबका बड़ा मशहूर हूँ सही। आपसे मेरी पहले भी मुलाकात हुई थी एक दफ़ा, जब हम वज़ीर थे पोर्ट कासिम पे एक दफ़ा। तो वो कहते हैं देर आए दुरुस्त आए, लेकिन आज हमने फ़ैसला किया, शर साहब ने, बाकी टीम ने, कि जी अब हम मलीर प्रेस क्लब का दौरा करें। और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि बड़ा अच्छा ऑर्गेनाइज्ड आप लोगों का यहाँ पे, मुझे बल्कि अच्छा लगा और अफसोस हुआ कि मैं पहले नहीं आया हूँ। तो जैसे मैंने कहा, देर आए दुरुस्त आए। मेरे ख़्याल में सवाल जवाब ज़्यादा होंगे, लेकिन मैं दो तीन बातें करना चाहूँगा कि जो पाकिस्तान जहाँ पे आज खड़ा हुआ है, जो हालात हैं, मेरा बड़ा आजिज़ाना सा सवाल है। ख़ास तौर पे ये जो सूबा सिंध की हुकूमत है, 15 साल से यहाँ बैठी है, तो हमारे दौरे इक़्तिदार में जो बिलावल साहब हैं, उन्होंने कराची से एक महंगाई मार्च शुरू किया था। यहाँ से वो शुरू हुए थे, 300-400 पुलिस वाले, उन्होंने SSU के भी साथ अपने रखे, और वो करते करते महंगाई मार्च वो पहुँचे इस्लामाबाद। इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे, हमने उनको नहीं रोका इस्लामाबाद आने से। डी चौक पे आके उन्होंने जलसा भी किया, और पूरा रास्ता वो महंगाई के ख़िलाफ़ बात करते रहे, और वो हुकूमत गिराने निकले थे। और उनकी डिमांड थी कि जी हुकूमत जाए और अर्ली इलेक्शन कराए। तो मुझे ये इस बात की अब समझ में नहीं आती कि हुकूमत में 8 महीने में, रजीम चेंज के बाद हुकूमत में आने के बाद 8 महीने में मुश्किल से 1 महीना वो पाकिस्तान में रुके हैं। आज उनकी एक शाया भी हुई है कि माशाल्लाह वो आपके और हमारे टैक्स के पैसों पे, मेरे नहीं ख्याल कि दुनिया में कोई जगह रहेगी जहाँ वो नहीं गए हों, सिवाय सूबा सिंध के, वो सब जगह गए हैं। और वो खड़े होके आज उनकी जो ग्रुप है, जमात, उनका एक ग्रुप है ना, PDM एक ग्रुप है उनका, 13-14 जमातों का, वो आज जो है वो मुनाफिकत ये है कि जो मुतालबा वो ख़ुद कर रहे थे, तो जब हम इसको कहते हैं कि जी स्नैप इलेक्शन करा दें, जल्दी इलेक्शन करा दें, तो उसके ख़िलाफ़ वो बात कर रहे हैं। यानी कि अपने ज़माने या अपने मार्च में उन्होंने ये हरकतें की। और ये दुनिया में कोई नई चीज़ नहीं है स्नैप इलेक्शन या अर्ली इलेक्शन या जल्द इलेक्शन कराना। ये एक रूल तो नहीं, लेकिन एक रिवाज है कि दुनिया में कोई भी हुकूमत, ख़ास तौर पे जो हमारी जिस तरह की जमहूरियत है, वेस्टमिनिस्टर डेमोक्रेसी है, यानी कि UK की लीवी डेमोक्रेसी है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म नहीं है, पार्लियामेंट्री फॉर्म है ऑफ गवर्नमेंट है। पार्लियामेंट चूज़ करती है प्राइम मिनिस्टर को, डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता, पार्टी के मैनिफेस्टो पे और लीडरशिप पे वोट दिया जाता है। तो दुनिया में ये देखा गया है कि जब भी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया तो वहाँ पे स्नैप इलेक्शन हो गए। ये हमारे पड़ोस में हिंदुस्तान है, 90 के दिहाई में, वहाँ मेरे ख्याल में 5 साल में 3 दफ़ा इलेक्शन हुआ था। हर 1 साल बाद वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आता था, वो फिर इलेक्शन कॉल कर लेते। वहाँ तो किसी ने शोर हंगामा नहीं किया, वो भी एक जमहूरियत ही है। तो जब आप सिंध हाउस में ख़रीदो फ़रोख्त करके भेड़ बकरियों की, अगर आपने कर ही दिया है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जैसे तैसे करके, क्योंकि आप खुद ही कहते रहे, आपके PDM के बड़े बड़े सीनियर लीडरशिप कहती रही है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कभी भी इस्टेब्लिशमेंट की बैकिंग के बगैर नहीं होता। ये इनके बयानात हैं, शायद खाकान अब्बासी के बयानात हैं, जो आजकल इंटीरियर मिनिस्टर बना हुआ है वो राना सनाउल्लाह, उसके बयान है। मरियम तो कई दफ़ा कह चुकी है, अब तो वो लंदन में आजकल सैर सपाटे में लगी हुई है। दूसरी एक मरियम छोड़ गई है, वो कई दफ़ा कह चुकी है कि जी इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी के बगैर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं होता। चलो, आपने उनकी नॉट ले ली, आपने MNAs ख़रीद के और भेड़ चाल करके, हॉर्स ट्रेडिंग करके वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ले आए, तो उसके बाद तो फ़ौरन इलेक्शन हो जाना चाहिए था
क्योंकि अवाम का मैंडेट तो मिला हुआ था तहरीक इंसाफ को और जो 7 जमातें हमारी कोलिशन में थी। अब 8 महीने में आज जो महंगाई का तूफ़ान है, जो कमर टूट गई अवाम की, इंडस्ट्री बंद हो गई है। ये यहाँ से मैं आ रहा था, रास्ते में इंडस्ट्री है, डॉलेंस भी बंद है और भी पोर्ट कासिम में इंडस्ट्रियाँ बंद हो रही हैं, पूरे मुल्क में इंडस्ट्रियाँ बंद हो रही हैं। फैसलाबाद में टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद हो रही है। रोज़ आपके अखबारों में आ रहा है कि सनतें बंद हो रही हैं, एक्सपोर्ट गिर रही है, बाहर से फॉरेन रेमिटेंस गिर रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, महंगाई आसमान पे है। पूरे कराची में गैस ही नहीं है, गैस का एक बहरान आ गया है, समझ से बाहर है इनको। ये इतने बड़े बड़े यहाँ गैस के गुरु उनके पास बैठे थे, वो गैस भी नहीं मैनेज कर सकते। बिजली का भी अभी आएगा मैसिव बहरान। ये जो कोयला, जो ये एक अलग, मैं इधर अब खाली बात करते हुए आगे बढ़ूँगा कि जब ये खुलेगा कि जो साहिवाल में कोल प्लांट लगा हुआ है, बात करते हुए आगे बढ़ूँगा कि जब ये खुलेगा कि जो साहिवाल में कोल प्लांट लगा हुआ है, जो वहाँ कोयला इंपोर्ट किया जा रहा है अफ़गानिस्तान से, उसमें जितनी मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, जो दुनिया में कोयला मिलता है अच्छी क्वालिटी का बनिस्बत जो अफ़गानिस्तान से मंगा रहे हैं, जो क्वालिटी का और जिस कीमत में मंगा रहे हैं, जो डिफरेंस है, वो जो मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल जो वहाँ पे पैसा कमाया जा रहा है कोयले में, ये सारा जो तमाशा लगा हुआ है, हर चीज़ ही महंगी होती चली गई है। तो ये तमाशे का जिम्मेदार है कौन? तो अगर आपसे ये चलाना ही है, अच्छा सबको पता है कि इलेक्शन, अच्छा स्नैप नहीं होंगे, बहुत अगर वक्त पे भी हो गए तो 2-4 महीने रह गए, 5 महीने रह गए। तो जब सबको पता है दुनिया में कि ये हुकूमत सबसे अनपॉपुलर है, सबसे इस वक्त पॉपुलर लीडर पाकिस्तान का इमरान खान है, सबसे बड़ी जमात तहरीक इंसाफ बन के आ गई है, ये बाई इलेक्शन में भी पता चल गया। वो तो मलीर में का जो इलेक्शन वो हार गए, वो कैसे आ रहे वो आप सबको पता है, वो सारी दुनिया ने देखा है। और ये पुलिस वालों को भी पता है, क्योंकि माशाल्लाह पुलिस वाले जो यहाँ कर रहे हैं मलीर में, वो खाली कब्जे नहीं करा रहे ज़मीनों पे, वो इलेक्शन भी करवा में भी धांधली करवा रहे हैं और बाकी भी माशाल्लाह बड़े बड़े करतूत हैं उनके। तो खुदा का खौफ तो उनको है नहीं, उनको पता नहीं आखिरत भी है, कोई वहाँ पे भी एक रोज़े मैशर जवाब देना है, चलो वो तो पता चलेगा। लेकिन दुनिया में रहते हुए तो उन्होंने एक तबाही मचाई भी है। तो ये जो सारा तमाशा मचा हुआ है इस पूरे मुल्क में, कोई इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं है। इसलिए तैयार नहीं है कि सबको पता है कि ये स्टेबिलिटी कोई नहीं है। और दुनिया की तारीख़ में जब तक सियासी तौर पे कोई माशरा या सोसाइटी मुस्तहकम नहीं होती, जब तक मईशत में और माशी तौर पे भी मुस्तहकम नहीं होती। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ये हैंड इन ग्लव है, यहाँ साथ साथ चलते हैं। अगर आप ये समझ रहे हैं कि जी वो पॉलिटिकली कोई माशरा अनस्टेबल हो और जी इकॉनमी बहुत ऊपर चल जाए, ये नहीं होगा। इंग्लिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं थी, वो 1 महीने में इस्तीफ़ा दे के चलेगी क्योंकि उसकी वो प्राइम मिनिस्टर बनी थी, और वो फ़ौरन ही चलेगी क्योंकि उसकी वो बजट अप्रूव नहीं करवा सकी। वहाँ क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, वहाँ तबाही आई हुई इकॉनमी की। और वो इतनी बड़ी इकॉनमी है, उनका रुपया, उनका जो पाउंड है वो जो डॉलर का डबल होता था, आज वो तकरीबन डॉलर के बराबर आ गया गिर के। वो क्यों आया है? क्योंकि वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, और वो यूक्रेन की वॉर भी चल रही है, उनको गैस के क्राइसिस भी हैं। अगर ये आप, और मैं उस बड़ी इकॉनमी की बात कर रहा हूँ, तो हमारी तो इकॉनमी बड़ी छोटी सी थी, लेकिन हमारी पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी वो बहुत बड़ी है। तो अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा, तो ये जो पॉलिटिकल और माशी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं होगी, ये डायरेक्टली अफेक्ट कर जाती है आपकी नेशनल सिक्योरिटी को। क्योंकि हम 2-3 तरफ से जो ये हरकतें हो रही हैं, आप देखें, एक तरफ हिंदुस्तान लगा हुआ है, दूसरी तरफ वो तालिबान का वो पूरा चक्कर शुरू हो गया जो कल रात बन्नू में हुआ है। वो ये बड़ा ख़तरनाक ट्रेंड शुरू हो गया है। तो ये तीनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं। तो मेरी तो दरख्वास्त है इनसे, ये जो बैठे हैं हुकूमत में, आपको ये भी मैं बता दूं कि नवाज़ शरीफ, ये मैं आपको फैक्ट पे बता रहा हूँ कि जो नवाज़ शरीफ है, जो भागे बैठा हुआ है, प्लेटलेट्स कम हो गए, ऊपर नीचे हो गया, लंदन में जाके इतने 10 पूरे यूरोप घूमने के लिए उसकी तबीयत ठीक है, बस पाकिस्तान से भागने के लिए ख़राब हुई थी। वो भी शहबाज शरीफ के साथ उनकी भी आपस में बन नहीं रही है।
क्योंकि उसकी नज़र में मरवा दिया शहबाज शरीफ ने। अब तो PMLN बची कहीं नहीं है। और अल्लाह ताला का एक अपना निज़ाम है। सारा सिंध जो 15 साल से जुल्म हुआ है, तालीम, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई मुझे को बता तो दें कि अंदरून सिंध ये आप कराची जैसे शहर में जो कि 80-90% आपका सिंध का बजट चलाता है, आपने किया क्या है? तबाही है। हर चीज़, आप यहाँ से लाहौर जाते हो, पता नहीं ऐसा लगता है ये कोई और ही पाकिस्तान है। 1 घंटे की 1.5 घंटे की फ़्लाइट में आपको दुबई जाने की ज़रूरत नहीं है, आप लाहौर उतर जाएं। अगर आधा घंटा और लंबा चले जाए, मैं आपको चैलेंज करता हूँ पेशावर उतर जाए, जाके वहाँ जाके देख लेंगे किस तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुई है, किस तरह वो BRT चल रही है, किस तरह बाकी काम हुए हैं, कैसे चीज़ों को ठीक किया जा रहा है। वो पुराने बाज़ार, किस्सा कहानी, वो किस तरह उनको अपग्रेड किया गया है। तालीम के वहाँ पे आप देख लें कि इदारे कितने बेहतर, परफेक्ट नहीं हुए, सब ठीक नहीं हो गया, लेकिन मैं तो कंपैरिजन कर रहा हूँ ना कि यहाँ 15 साल से बैठे हो, वहाँ भी हम 9.5 साल से बैठे, तो वहाँ जाके, और हमें 2 साल कोविड के अलावा एक दहशत गर्द से भरा हुआ वो सूबा मिला था KPK में। उतनी दहशत गर्दी जहाँ खैबर पख्तूनख्वा में थी, वो तो और कहीं पाकिस्तान में नहीं थी। तो ये जो यहाँ पे रियासती दहशत गर्दी हो रही है सिंध के ऊपर, जो पुलिस को और इनको इस्तेमाल करके जो यहाँ आवाम के ऊपर जो दहशत गर्दी की जा रही है, जो माशी दहशत गर्दी की जा रही है, ये एक बहुत ख़तरनाक ट्रेंड बन चुका है। और मैं आपको वार्न करना चाहता हूँ कि लोगों का ये आपने सब्र बहुत आजमा लिया है, और खुदा ना खासा ये कोई टिप ना हो जाए इस तरफ कि कोई हालात ही ख़राब हो जाए पूरे सूबे के। और ये लोग, मैं जाता हूँ अंदरून सिंध, मुझे नज़र आता है कि वो लोगों की आंखों में ना, वो जब नाउमीदी ख़त्म हो जाती है ना, फिर वो वायलेंस की तरफ चला जाता है, नफ़रत आ रही है। तो इनको तो पता ही है कि यहाँ पे ये हुकूमत अगली हार, ये न सिंध असम्बली में इनको ये हमें पूरी उम्मीद है कि जो अगला इलेक्शन होगा, इलेक्शन कमिश्नर से तो कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन बाकी सारे इदारों से उम्मीद है कि कम से कम अगले इलेक्शन में बेईमानी नहीं होगी, ईमानदारी से इलेक्शन होगा। तो ईमानदारी से इलेक्शन हो जाएगा तो जरदारी पर माफिया जीत के दिखा दे सिंध में इलेक्शन। तो फिर दोबारा मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। मैं आपके सवालात ले लेता हूँ। आपने बड़ी अच्छी तरह वेलकम किया। जो दोस्त हमारे हैं जिनके घर में फौतगी हुई है, मैं आपसे दोबारा मेरी तरफ से दुआ मग़फ़िरत, इंशाअल्लाह लोगों वो जन्नतुल फिरदौस में उनको जगह दे और आपको सब्र दे। बहुत बहुत मेहरबानी जी। सवाल आप साईं, अगर साईं तारुफ करा दे ताकि मैं नाम फिर आपका ले लूँ, भूल गलती ना कर दूँ। साईं माशाअल्लाह। माजी में हमने देखा है PTI की जो सियासी सोच थी, उसमें सिंध के साथ उसका मुतवाना रवैया और सिंध को नज़रअंदाज किया गया। लेकिन अभी नज़र आ रहा है कि उनको शायद अपनी गलती का एहसास हुआ है। अभी उन्होंने जो है सिंध पर तवज्जो देना शुरू कर दिए और जो है मरासिम भी बढ़ाने शुरू किए। क्या आपको अपनी माजी गलती का एहसास हुआ है, या आप चाहते हैं जरदारी के दुश्मनी में सिंध में जो है अपनी सियासत करना चाहते हैं? दोनों। आपके सवाल का जवाब दोनों। देखें, जरदारी से कोई जाति, मेरी तो ज़मीन में नहीं कब्जा किया, मेरी बकरी तो नहीं चुराई उसने तो ये सूबे का बड़ा गलत कर दिया। मैं सूबे का रिहायशी हूँ और आप सब इस सूबे के रिहायशी हैं। लेकिन ये बात आपकी ठीक है कि शायद हमने पहले हम और कर सकते थे। चले, इंसान गलती से सीखता है, कोई ये इंसान की कोई इसमें कम और बड़ा नहीं होता कि गलती तस्लीम करे। हमारी जमात शायद और एक्टिव हो सकती थी, सिंध में होना चाहिए था, लेकिन चले देर आए दुरुस्त है। मैं भी पहली दफ़ा यहाँ आ रहा हूँ ना, मुझे भी शायद पहले आना चाहिए था। मैंने बैठते ही ये बात आपसे की थी कि मुझे खुशी है कि बड़ा अच्छा मुझे नज़र आया माहौल यहाँ पे, और अफसोस है कि मैं पहले नहीं आया। तो ठीक है, लेकिन 15 साल से तो ये हुकूमत में है ना यहाँ बैठे हुए, तो अगर अच्छा है तो उनको क्रेडिट देना चाहिए, और अगर अच्छा नहीं है तो उनको जवाब देना चाहिए। बिफोर इलेक्शन, जब इख्तिदार से पहले थे, उन्होंने यहाँ पर एक बड़े मजमे में
खिताब करते हुए ये कहा था कि हम पाकिस्तान स्टील मिल को बहाल करें, मगर इक़्तिदार के बाद ये हुआ कि डाउन साजिंग हुई और खान साहब की हुकूमत ने उनके लिए पैकेज अनाउंस किया था 23 लाख रुपए का, वो भी उनको नहीं दिया गया और जबरन बरतरफ किया गया। इस सिलसिले में आप क्या देखें, दो तीन बातें में ये बिल्कुल ठीक है। मैं वहाँ था जब खान साहब ने स्टील मिल को रिवाइव करने की बात की थी, लेकिन जब आप अपोजिशन में होते हैं, और उससे पहले कभी भी हम इख्तिदार में नहीं आए थे, हमारे पास जो भी डेटा था वो स्टील मिल का जो भी मसाइल थे वो थे कि जो कि पब्लिकली डिस्क्लोज थे। लेकिन जब हुकूमत में हम आए तो जब हमने डीप थोड़ा सा गहराई में जाके देखा तो वो मसाइल जो नज़र आते हैं उससे बहुत ज़्यादा गहरे हैं, बहुत ज़्यादा गहरे हैं। यानी कि 250 अरब रुपए की वो कर्ज में बैठी हुई है। मैंने हाँ, उसका बैकग्राउंड क्या है वो आप सबको पता है, मैं फिर याद दिला देता हूँ। स्टील मिल चल रही थी, स्टील मिल को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए, या अगर दुनिया के स्टैंडर्ड्स में नहीं, कम से कम एशिया के स्टैंडर्ड पे भी लाने के लिए 3 मिलियन टन पे पहुंचना होगा। वो उसकी कैपेसिटी नहीं है, वो 1 मिलियन टन तक कभी नहीं गई, 8.5-9 लाख टन तक अपनी पीक पे गई है। जो करप्शन स्टील मिल में हुई, वो जो जिनके दौर में हुई, ये भी आपको पता है, क्योंकि मुशर्रफ साहब के दौर में सही था गलत था, स्टील मिल चल रही थी, कुछ ना कुछ था। ये तो आए हैं और उन्होंने तबाही इधर की है, खाली भर्तियों में नहीं, कॉन्ट्रैक्ट्स में 10 रुपए की चीज़ 80 रुपए में ख़रीद के, ये पूरा एक पूरी दास्तान है जो शायद इस कमरे में किताबें भर जाएं, इतनी डिटेल वो हमने पढ़ी डिटेल में। अब जो भी स्टील मिल की प्राइवेटाइजेशन पे आ रहा था, और ये मैं हुकूमत में, क्योंकि मैं कमेटी में कई मीटिंग्स में बैठा हूँ, वो स्टील मिल को देख के नहीं, स्टील मिल की ज़मीन को देख के आ रहा था असल में। अच्छा, ये भी बड़े मज़े की बात है कि इत्तफाक स्टील में प्रॉफिट हो रहा है, बाकी जितने पाकिस्तान में स्टील मिल लग रही है वो प्रॉफिटेबल हैं। जो पाकिस्तान स्टील मिल है सरकार की, वो नुकसान करके बंद पड़ी है। यानी कि आप ये बात समझने वाली है ना। अच्छा, वो हैं किसकी? वो सारों को पता है कि जी इत्तफाक किसकी स्टील मिल थी। वो यहाँ भी लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं जद्दा में भी हमने लगाई है। तो उनकी स्टील मिल प्रॉफिट में और पाकिस्तान स्टील मिल नुकसान में, और वो खुद इख्तिदार में। तो देखें, ये एक प्लान इन द सेंस कि इनका पास कभी ठीक करने का प्लान नहीं था, इनके पास लूटने का बड़ा प्लान था। तो वो बहुत गहरा खड्डा है, और उसमें 2-3 प्रपोजल्स आए थे प्राइवेटाइजेशन के अंदर उसके ऊपर करने के लिए। लेकिन प्राइवेटाइजेशन के साथ साथ हम ये नहीं प्राइवेटाइजेशन करने लगे कि जी स्टील मिल बंद पड़ी रहे और सारी ज़मीनें बन के हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बन जाए। वो जो ज़मीन है वो स्टील रिलेटेड इंडस्ट्री के लिए, वहाँ पोर्ट कासिम की उसका साथ जो है वो उसके लिए दी गई है। मैंने ख़ुद भी पोर्ट कासिम की तरफ से भी एक प्रपोज़ल दिया था। और ये कोई छोटी सी जगह तो नहीं है ना कि ठक करके, इसमें इतने स्टेक होल्डर्स हैं, सबको ऑन बोर्ड लेना पड़ता है। तो स्टील मिल का एक काफ़ी आगे तक बात चली गई थी, लेकिन जो हो गया वो हो गया। और ये जैसे आपसे मैंने कहा कि ये बड़ा प्रॉब्लम था, ये 2-3 साल के अंदर ये खाली प्लानिंग में ही लग जाते हैं, इतने बड़े बड़े इशूज़ हैं। इनके पास तो बड़ा प्लान था ना, ये भी तो 8 महीने से आगे बैठे हैं। इन्होंने अगर हमने गलत किया तो ये आगे अंडू कर दें। तो हमारे पास स्टील मिल का पूरा प्लान बना हुआ है, वो प्राइवेटाइजेशन में चला गया था। 2-3 बार से लोग भी आ गए थे, इंटरेस्ट भी शो कर रहे थे, और हमने ये कन्विंस करना पड़ता है लोगों को बिठा के कि देखो पहले स्टील मिल चलाओ, ये जो बाकी की सारी ज़मीन है ये सेकेंडरी है, इसमें स्टील इंडस्ट्री लगेगी जब मिल चलेगी। तो अब आप मुझे पता है ना, मिल चलने के लिए सबसे, खाली आखिरी बात मैं उस पर कर दूँ, पाकिस्तान स्टील मिल को चलाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट क्या है? 2 चीज़ें हैं, सबसे ज़रूरी 2 चीज़ें। नंबर 1 आयरन ओर, और दूसरा गैस। तो गैस है नहीं, तो जो भी आता था वो कहता था यार आप गैस कहाँ से दोगे हमें? आप हम यहाँ पे आके अरबों डॉलर लगा के कैसे खड़ा भी कर दें, इंडस्ट्री भी लगा दें, तो गैस कहाँ से लाओगे? सो चैलेंजेस होते हैं। यानी कि आप एक बिल्डिंग बनाते हैं, आप कहते हैं बिल्डिंग बना दी बहुत खूबसूरत है, बिजली नहीं है तो रहेगा कौन उसमें? तो खरीदने वाला तो बोलेगा ना यार मैं तो अपार्टमेंट खरीदा भाई, मुझे तो बिजली तो पानी तो ना बिजली है ना पानी है ना सुएज का निज़ाम है, तुम कह रहे हो मैं तो ला के रह लूँ। तो ये बड़े चैलेंजेस हैं।
और ये कॉम्बिनेशन ऑफ चैलेंजेस होता है। और ये चैलेंजेस हमने यानी कि हमें विरसे में मिले थे और ऐसा ऐसा हम चीज़ें ठीक कर रहे थे। हमारे दौरे हुकूमत में भी इतनी सी गैस का प्रॉब्लम होता था तो सारा पाकिस्तान का मीडिया शोर करता था। मैं तो ये भी एक आजिज़ाना सवाल पूछना चाहता हूँ कि ज़रा आज मुझे बताएं, गैस पूरी यानी कि DHS ऐसी जगह में तो है ही नहीं ना। वो मेरी सुई गैस के MD से बात हुई, वो कहता है हमारे पास गैस देने को नहीं, LPG सिलेंडर ले लें। मैंने कहा चलो वही करा दो। आज जो पोर्ट कासिम में LPG की जो जेटी है वो 80-90% पे चल रही है। वो हमारे ज़माने के प्लान्स बने हुए थे। वो ऐसे नहीं हुआ कि सुबह उठे और आज LPG मंगा लो। हमने प्लान्स बनाए थे सारे और उन प्लान्स के ऊपर ही आज काम हो रहा है। तो ये तो सिर्फ अपने जो माफिया के कुछ लोग हैं, इकबाल जेड अहमद टाइप, उन्हीं को बचाने के चक्कर में उन्होंने तबाह कर दिया पूरा। जी आवाज़ देखें, इस पे ज़रा मैं क्लैरिटी से आपको दे दूंगा। जब इक़्तिदार में थे, अच्छा ये बड़ा है, कल से एक चल रहा है कि जी वो पता नहीं खान साहब ने बाजवा साहब को कुछ कह दिया है तो ये हो गया वो हो गया। इसी के साथ मैं आपको जवाब उसका भी दे देता हूँ। एक होती है क्रेडिट, एक होता है डेबिट। यानी कि जब काम ठीक हो रहा होता है उसकी तारीफ़ करते हैं, और जब काम गलत हो रहा होता है तो ज़बरदस्ती नहीं कि अगर ये मेरा दोस्त है और काम गलत भी कर रहा है तो मैं इसकी तारीफ़ करूँ। ये कोई ज़ाती दोस्ती पे मुल्क और सोसाइटी या नहीं चलते। जब काम कोई भी, हम भी ठीक करते थे काम तो हमें भी कैबिनेट में पूछते थे कि ये बड़ा अच्छा काम हुआ है, और कोई काम अगर डिले होता तो हमसे सबके सामने सवाल होता था। मीडिया क्या करता था, मीडिया तो करता था कैबिनेट में, खान साहब भी पूछ रहे, सारे बड़ी जमहूरी कैबिनेट थी, पूछ लेते थे ये क्या कर रहे हो, ये क्यों नहीं हो रहा, देर क्यों हो रही है, फला ढमका। किसी से ज़ाती दुश्मनी नहीं है। कई दफ़ा खान साहब ने दौरे इक़्तिदार में एज प्राइम मिनिस्टर बाजवा साहब की तारीफ़ की है कि बाजवा साहब ने बड़े तरीके से हमारी तहरीक इंसाफ की मदद नहीं कर रहे थे, वो हुकूमत पाकिस्तान की मदद कर रहे थे और मुल्क के मुमलिकत खुदादाद की मदद कर रहे थे ना। अगर कतर में जाके गैस की नेगोशिएशन की बाजवा साहब ने, और 2-3 हमारे दौरे हुकूमत में कार्गो और ख़रीदा, तो वो इमरान खान के घर में नहीं जा रहा, ना बाजवा साहब के घर में जा रहा है, वो तो मुल्क के लिए गैस आ रही है। अगर कहीं कर्ज़ों की रीनेगोशिएशन में मदद की, वो मुल्क के ही कर्जे थे, कोई क्रेडिट कार्ड का तो किसी का कर्जा नहीं था ज़ाती, या किसी का बैंक का लोन तो नहीं उन्होंने। लेकिन आखिर में जो उनसे गलतियां हुई उसकी भी खान साहब ने पॉइंट आउट कर दिया। जहाँ तक आपकी ये बात के उन्होंने वो कई दफ़ा कह चुके हैं, नैब कभी भी हमारे अंडर नहीं रही। मैं अब आपसे एक सवाल पूछता हूँ और इसमें आपको जवाब मिल जाएगा। एक ओमनी ग्रुप पे GIT बनी थी, आप सब ने पढ़ी है। उसमें आसिफ जरदारी की मनी लॉन्ड्रिंग की पूरी दास्तान, बैंक अकाउंट ट्रांसफ़र, सबूत सब कुछ है। वो GIT हमारी हुकूमत में नहीं बनी थी। हमारी जब हुकूमत आई तो वो GIT बन चुकी थी, वो पहले से बन रही थी GIT। तो मेरा सवाल यह है कि उस GIT पे एक्शन होने से किसने रोका? सारे बुज़दार के बारे में कंप्लेन करते थे ना, बुज़दार एक ये भी है ना कि जी वो शायद बुज़दार के ऊपर बड़ी एक पॉइंट था कि जी बुज़दार को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, और शायद इस्टेब्लिशमेंट बुज़दार को नहीं सपोर्ट करना चाहती थी। ये एक पॉइंट था। ये इसके ऊपर जो बातें कुछ हैं जो नहीं बता सकता, लेकिन ये पब्लिक में ये डिस्कशन होता है, मीडिया डिस्कोर्स है कि जी TV के ऊपर डिस्कशन होता है, जी बुज़दार साहब से वो बड़े नाराज़ थे। तो मैं पूछता हूं कि मुराद अली शाह से खुश थे? वो भी तो इतने साल से CM बना है। यहाँ कौन सी दूध की नदी बह रही है, शहद की नदियाँ। तो जो चीज़ ठीक थी वो ठीक थी, जो चीज़ ठीक नहीं थी, प्राइम मिनिस्टर यानी कि मुल्क का बॉस इलेक्टेड इमरान खान साहब थे, तो वो उन्होंने अपनी तहफ़्फ़ुज़ात का बिल्कुल क्लियर इज़हार किया। जहाँ तक आपने बोला कि कैसे करेंगे, हम कोलिशन में थे, यानी कि एक हाथ पीछे बांध के हम हुकूमत चला रहे थे। गाड़ी भी चलानी है, गियर भी बदलना है, फिर एक हाथ से चलानी है। जब आप मेजॉरिटी में होते हैं फिर दोनों हाथ आपके स्टीयरिंग पे होते हैं, फिर आपको लेफ़्ट राइट से ये धमकियाँ नहीं आती। तो इंशाअल्लाह जब 2/3 अक्सरियत से हुकूमत अगली आएगी तो फिर अलग होगी कहानी।
एसआईटी तरीके में क्या हुआ? हाँ, पीपल्स पार्टी। उन्होंने एक सूबाई असेंबली से करारदाद पास कराई है कि सूबाई मादनी जो मसाइल हैं उन पे एग्जीक्यूटिव पावर वफाक का होगा। ये सिंध असेंबली से करारदाद पास हो गई है और बलोचिस्तान से। आप क्या देखिए, मैं इसकी मिसाल आपको बड़े प्यार से समझाना चाहता हूँ और ये बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। हर चीज़, कोई भी चीज़ हो ना, कोई भी चीज़ हो, उसका इस्तेमाल ठीक भी कर सकते हैं और गलत भी कर सकते हैं, हर चीज़ के ऊपर। यानी कि पाकिस्तान में यूट्यूब बंद किया गया बड़े साल तक कि जी पता नहीं फाशी है क्या दिखा रहे हैं, बंद किया गया था ना यूट्यूब, याद है ना आपको, इन्हीं के दौरे हुकूमत में। मैं उस ज़माने में 2 साल दुबई में था, तो उसी यूट्यूब के ऊपर जो पाकिस्तान में बंद था, मैंने अपनी बेटी को सारी सूरतें याद करवाई, आयतुल कुर्सी से लेके अलम से लेके सब वो यूट्यूब पे थी, तो मैंने उसको उस पर याद करा दी। तो वो यूट्यूब का मैंने कैसे इस्तेमाल करना है वो मेरे ऊपर है। गाड़ी जो होती है